दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ असिस्टेंट ऑफिसर रिव्यू असिस्टेंट ऑफिसर का जो पेपर आपका हुआ था 27 तारीख को पेपर ये हुआ है आपका 27/7/2025 को। इस परीक्षा में जो है टोटल 200 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 घंटे का समय था जिसमें कि आपके 1 से 40 तक के जो प्रश्न थे वो सामान्य अध्ययन के थे। बाकी जो है आपका 141 से 200 तक का जो प्रश्न वो आपका सामान्य हिंदी का है। तो दोस्तों इसमें टोटल 200 प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी 200 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे, उसके विस्तृत आंसर के साथ, यानी कि प्रश्न का उत्तर क्यों सही हुआ है व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए चलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये परीक्षा जो है दोस्तों ये 2023 इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि ये परीक्षा 2023 का तो नहीं है। तो हाँ, वास्तव में 2023 में परीक्षा हुआ था, तो ये पुनर्परीक्षा री एग्जाम है। री एग्जाम आपका ये हुआ है 2025 में इसको कराया जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए आपका 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो लोग पहली बार इस पेपर को दिए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि इसमें जो है आपका 1/3 का माइनस मार्किंग होता है। यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे हैं। तो जिस प्रश्न का आंसर आपको आया हो उसी का आंसर दीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो आपके जो है 3 गलत उत्तर देने पर आपका एक सही जो है वो उत्तर काट लिया जाएगा माइनस मार्किंग के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसमें राइट आंसर जो है वही हम बताएंगे और उसी का व्याख्या करते हुए चलेंगे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉस जल संधि। क्यों? देखिए, बॉस जलडमरू मध्य क्या है? एक समुद्री जलडमरू मध्य है जो कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के दक्षिण से अलग करता है। इसलिए आपका जो है बॉस जल संधि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ये आपका दक्षिणी तट पर एक बड़ी खुली हुई खाड़ी है। ये मैगलन जल संधि क्या है? तो ये एक जलडमरू मध्य है। मैगलन जलडमरू मध्य ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। तस्मान सागर कहाँ है? तो ये तस्मान सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे आपका बॉस जल संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों कथन आपके दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे कथन एक सही है। जैसे कि कथन एक आपका ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। कथन एक सही है, लेकिन कथन 2 जो है ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक है, एशिया में नहीं। तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा जो कथन इसलिए गलत होगा क्योंकि एशिया सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप है, अब अफ्रीका नहीं। तो इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत सुमेलित हुआ है। तो यहाँ दोस्तों आपका अगर मिलान देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी इसमें नहीं, हाँ ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कहवा कॉफी उज्बेकिस्तान, यही क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। देखिए कॉफ़ी जो है वो उज्बेकिस्तान की बागानी फसल नहीं है। यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क होती है और कॉफ़ी के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती है। जबकि मलेशिया में रबर का जो है बहुत व्यापक उत्पादन होता है। श्रीलंका जो है विश्व भर में अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है। और कोको जो है ये आपका नाइजीरिया में जो है कोको की खेती एक प्रमुख निर्यात फसल के रूप में की जाती है। तो यहाँ पे आपका कहवा कॉफी जो है उज्बेकिस्तान में नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। तो क्यों निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। तो यहाँ 4 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंजीनियरिंग के सामान। क्यों? देखिए यहाँ पे भारत के व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं का हिस्सा सबसे बड़ा है। इनमें जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल है, औद्योगिक मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और कपड़ा और कृषि जैसी
पारंपरिक जो है वो निर्यातों को पीछे छोड़ दिया है ये इंजीनियरिंग के सामान। भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ ये प्रमुख बाजारों को इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के सामान जो है आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला 5वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान यानी कि सही सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ 5 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान राजस्थान। यक्षगान राजस्थान यही जो है आपका सही नहीं होगा, यानी कि मिलान सही नहीं हुआ है। क्यों? देखिए, यक्षगान जो है राजस्थान का नहीं, यक्षगान कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है। और यहाँ पे कैकोठिकली जो है ये केरल का एक नृत्य है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कोली जो है ये आपका महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय का एक नृत्य होता है। और हिमाचली जो कुल्लू घाटी का है ये आपका हिमाचली लोक नृत्य कुल्लू घाटी में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका यक्षगान राजस्थान में नहीं बल्कि कर्नाटक का एक नाट्य रूप है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यक्षगान राजस्थान सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। अगला 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से जो है वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और उसमें जिससे कि क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस और पौधों की वृद्धि जो है वो खराब हो जाती है, और यह क्लोरोफिल निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए बिल्कुल आवश्यक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आगे अगला 7वां प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। बौद्ध ग्रंथ आपके दिए गए हैं और विषय वस्तु दिया गया है। तो यहाँ 7 नंबर के इस प्रश्न की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कैसे? देखिए, इसमें जो है ए का तीसरा हो जाएगा। विनय पिटक जो है ये आपका बौद्ध मठ में शामिल होने वाले के लिए नियम था। सुत्त पिटक जो है बी का आपका जो है बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बी का दूसरा हो जाएगा। सुत्त पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाएं थी। और सी का चौथा अभिधम पिटक जो है ये आपका दार्शनिक मामले थे। और डी का पहला हो जाएगा महावंश जो है वो आपका पिटक, ये बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास थे। देखिए, यहाँ विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों यानी कि जो मठवासी थे उनके अनुशासन के लिए नियम और विनियम थे। सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचन और शिक्षाएं शामिल थी। और अभिधम पिटक में बौद्ध सिद्धांत के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से संबंधित थे। और महावंश श्रीलंका में बौद्ध धर्म का एक ऐतिहासिक वृत्तांत था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो रबी की जो दलहनी फसल नहीं है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूंग। क्योंकि देखिए, मूंग जो है, मूंग जिसको हम एक तरीके से हरा चना भी कहते हैं, तो मूंग हरा चना मानसून के मौसम में उगाई जाने वाली खरीफ की फसल होती है। जबकि चना, मसूर और ये सेम की फली फ्रेंच जो है ये आमतौर पर सर्दियों में रबी की दालों के रूप में उगाए जाते हैं। तो रबी की जो फसलें होती हैं वो आपका नॉर्मली अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। तो यहाँ पे मूंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रबी की दलहनी फसलों में मूंग शामिल नहीं है। नेक्स्ट आगे 9वां प्रश्न है कि आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय प्रातः निकलते हैं? दोस्तों ये आपका एक तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7:20 सुबह। क्यों? देखिए, आशीष सुबह 6:40 पर निकलता है। सुबह 7 बजने में 20 मिनट कम का मतलब क्या हुआ? 6:20
6:40 पे वो अपने घर से निकलता है और 7:05 यानी कि 25 मिनट बाद निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, यानी कि 7:05 पे वो कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट जो है बीच में नाश्ता करते हैं, जो कि सुबह का 7:20 हो जाएगा, सुबह का 7:20 हो जाएगा। इसलिए वे सुबह 7:20 पे कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 10वां प्रश्न क्या है, लुप्त संख्या यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो ये जो पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में आपका लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 529। क्यों, देखिए यहां दोस्तों 529 जो है ये आपका लुप्त संख्या हो जाएगा। अगर इसका देखेंगे हम, हाँ 529 आपका यहाँ पे लुप्त संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है ये खेला गया था आपका डिंग लीरेन एवं डी गुकेश के बीच में। ये गुकेश जो है, डी गुकेश भारत के सब विश्व शतरंज के खिलाड़ी हैं और गुकेश ने 2024 में विश्व शतरंज खिताब के लिए सबसे कम उम्र के दावेदार बने थे। सबसे कम उम्र के जो है वो दावेदार थे डी गुकेश भारतवर्ष के, और उनका जो मुकाबला हुआ था वो चीन के जो है मौजूदा विश्व चैंपियन थे डिंग लीरेन, इनसे हुआ था। और यह मैच भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब डी गुकेश ने डिंग लीरेन को हराया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी तथा यू। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है, यू आर का दादा है और वह एक ठेकेदार है, एस टी की दादी है और वह एक गृहिणी है। तो ये 200 प्रश्न ऐसे दिया हुआ है। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, हमको व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए चलना है, इसलिए प्रश्न को पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे उत्तर बताएंगे और उत्तर का व्याख्या भी करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्यू और यू। क्यों सही होगा, देखिए यहाँ क्यू जो है, क्यू ये टी का पिता है और दोनों पुरुष हैं। यू जो है यू जो है ये दादा है और वह भी क्या है, पुरुष है। लेकिन सभी विकल्पों में से क्यू के साथ निश्चित रूप से इनको समूहीकृत नहीं किया गया है। एस जो है, एस क्या है, एस एक दादी है यानी कि महिला है, और आर और पी का जो लिंग है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे केवल क्यू और टी यही जो है निश्चित रूप से पुरुष हैं, क्यू और टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्यू और यू। चलिए नेक्स्ट आगे 13वां प्रश्न है कि श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, श्याम का उस महिला से क्या संबंध होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दामाद। कैसे, देखिए महिला कहती है कि उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इसका मतलब है कि श्याम की पत्नी के दादा उसके ससुर हैं, इस प्रकार वह श्याम की सास है। तो श्याम जो है क्या हो जाएगा, उसका दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी विश्व कप। क्योंकि कबड्डी विश्व कप 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में आयोजित किया गया था। इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान और कुछ अन्य देशों की टीमें शामिल थीं। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वह पारंपरिक भारतीय खेल को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाना था, इसीलिए जो है इसका आयोजन यूके में किया गया था, कबड्डी विश्व कप। अगला 15वां प्रश्न है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकून को किसकी खोज के लिए दिया गया था।
तो दोस्तों ये 2024 का जो दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी माइक्रो आरएनए के लिए। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुओकून को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्या है, ये एक छोटे आरएनए अणु होते हैं जो कि एक तरीके से प्रतिलेखन के बाद जीन जो होते हैं शरीर में उनको उनकी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, और उनकी खोज ने जीन विनियम विकास और रोग की समझ को और ज़्यादा गहरा किया है समझने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे माइक्रो आरएनए करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न है, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया है आपका यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म डागर बैंक का उद्घाटन अगस्त 2024 में यूके में किया गया था, और यह उत्तरी सागर में यॉर्कशायर के तट पर स्थित है। एक बार पूरी तरह चालू हो जाने पर यह लाखों घरों को बिजली प्रदान करेगा और ब्रिटेन के हरित ऊर्जा उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। जर्मनी, डेनमार्क और ताइवान में भी बड़ी अपतटीय पवन परियोजनाएं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी क्षमता के मामले में डॉगर बैंक से आगे नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम करेक्ट हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई है? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी ड्रैगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से वापस लौट आए। यह मिशन जो है वाणिज्यिक क्रू उड़ानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट आगे अगला 18वां प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किससे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया है आपका अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पहलवान है अमन सहरावत, जो कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, और यह उनके युवा करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और इसने भारत की समग्र ओलंपिक पदक तालिका में भी योगदान दिया था। अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला 19वां प्रश्न है, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रयान। क्यों? देखिए, समुद्रयान भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन है, जिसे कि हम कहते हैं NIOT, यानी कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य 6000 मीटर तक की गहराई पर बहुधात्विक जो पिंड होते हैं इनका अन्वेषण और गहरे समुद्र की जैव विविधता का अध्ययन करना है। इसमें प्रयुक्त वाहन का जो नाम था वो क्या था? मत्स्य 6000 इसका नाम था। तो समुद्रयान यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी समुद्रयान करेक्ट हो जाएगा। आगे 20वां प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा आपका ग्लासगो में, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि देखिए, शुरुआती वापसी के बाद ग्लासगो कहाँ है? ये ग्लासगो कहाँ है आपका? ये स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? स्कॉटलैंड में है आपका ये ग्लासगो, और इस ग्लासगो स्कॉटलैंड को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। मेलबर्न और अन्य पूर्व मेजबानों ने बढ़ती लागत के कारण इससे इनकार कर दिया था, और खेलों की निरंतर सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन ने इसमें हस्तक्षेप किया था। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है आपका 2026 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों राज्य कोयला क्षेत्र का नाम में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
राज्य और कोयला क्षेत्र। तो यहाँ दोस्तों अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सिंगरेनी। क्यों, देखिए सिंगरेनी जो है ये कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है ये आपका है तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में है। और यहाँ पे आपका बात करेंगे अगर तालचर जो है ये कहाँ है, तालचर आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ कोरबा में, महाराष्ट्र वर्धा घाटी, ये सही है। लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि तेलंगाना में आपका ये सिंगरेनी पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर के इस प्रश्न में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोलकाता, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। देखिए कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है, सबसे गहरा नहीं है, ये सबसे गहरा नहीं है। भारत का सबसे गहरा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वह आपका कौन सा है, विशाखापट्टनम है सबसे गहरा। सबसे गहरा आपका कौन सा है, विशाखापट्टनम है। चेन्नई क्या है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। और तूतीकोरिन क्या है, तूतीकोरिन मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है, तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय। तो यहाँ पे कोलकाता जो है आपका कोलकाता एक बंदरगाह नहीं है। कोलकाता क्या है, कोलकाता एक नदी बंदरगाह है, सबसे गहरा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। तो यहाँ पे क्या दिया था, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय नहीं, यह एक नदी बंदरगाह है, नौ की सबसे गहरा। सबसे गहरा की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम होगा। चलिए नेक्स्ट आगे। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कह रहा है कि इस सूची 1 को सूची 2 से मूल्यांकन करना है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है और उनके अवस्थित राज्य हैं। तो यहाँ इस 23 नंबर के प्रश्न में अगर मिलान की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए का चौथा हो जाएगा। यानी कि मानस जो है, मानस ये कहाँ है आपका, असम में। उसके बाद सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है आपका, सिमलीपाल उड़ीसा में। अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई कहाँ है आपका, केरल में। और नोकरेक झील कहाँ है, नोकरेक ये आपका मेघालय में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है उनका मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी जो हैं यूनेस्को के MAB, यूनेस्को के MAB का जो कार्यक्रम है इसके तहत मान्यता प्राप्त ये सब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये सभी के सभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आगे 24वां प्रश्न है, 2025 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो यहाँ 24 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेंटियम चिप। देखिए विनोद धाम को पेंटियम चिप के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इंटेल का जो आपने प्रोसेसर देखा होगा, खास करके लैपटॉप में, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा आपका इंटेल का ही प्रोसेसर आता है। तो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काम ने 1990 के दशक में, 1990 के दशक में कंप्यूटिंग क्रांति की नींव रखी थी विनोद धाम। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंटियम चिप। 25वां प्रश्न है, भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बना। तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था। इसके पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर लैंडिंग किए थे, अमेरिका, USSR, रूस और चीन। अमेरिका, USSR, रूस और चीन के बाद भारत जो है वो चौथा देश बना। चंद्रयान 3 जो है वो अगस्त 2023 में, कब, अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरा था। और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया था। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात पूछा रहता तो भारत पहला देश होता,
लेकिन पूछा क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बना, चौथा देश था। लेकिन दक्षिणी ध्रुव की अगर पूछा रहता तो पहला देश होता भारत, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला। 26वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए थे? तो ये हुआ था आपका टोटल 7 चरणों में। 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो अप्रैल से चालू हुए थे, अप्रैल से चालू हुआ था और जून तक चला था। ये टोटल 7 चरणों में आयोजित किया गया था। इनमें मतदान जो हुए थे वो सब सुरक्षा और मतदान कर्मियों की बेहतर तैनाती की वजह से लगातार ये संपन्न कराया गया था। अगला 27वां प्रश्न है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें 2025 में टोटल जो है वो 7 व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर सी, टोटल 7 व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कि हम पद्म विभूषण कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया था, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा से जुड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई थी। तो टोटल 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा सेज। देखिए फाल्टा सेज क्या है दोस्तों, देखिए पश्चिम बंगाल में स्थित फाल्टा जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं SEZ, भारत के सबसे पुराने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में से एक था। और यह जो है आपका निर्यात के लिए औद्योगिक विकास को सुगम बनाता है। बेंगलोर, दिल्ली और कानपुर शहर जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख शहर हैं। लेकिन इन्हें जो है EPZ नहीं बनाया गया। क्या बनाया गया? SEZ बनाया गया। तो फाल्टा सेज आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान ये शुरू किया गया था आपका कब? 2 अक्टूबर 2024, ऑप्शन नंबर बी, जिसको जीरो पॉवर्टी अभियान यानी कि शून्य गरीबी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। और यह जो है एक लक्षित कल्याण, रोजगार और स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? तो ये किया गया था आपका मिशन लाइफ के लिए। मिशन लाइफ, ऑप्शन नंबर बी, मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली को अस्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इसे इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP26 शिखर सम्मेलन में पेश किए थे। और यह मिशन जो है लोगों से जलवायु उत्तरदायी दैनिक आदतें अपनाने का आग्रह करता है। आगे 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मिला है आपका डी गुकेश को, ऑप्शन नंबर डी। शतरंज के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है सबसे कम उम्र में, डी गुकेश, 2024 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए थे। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। डी गुकेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात ये पानी में घुल जाते हैं और शरीर में जमा नहीं होते हैं। इन्हें आहार के माध्यम से नियमित रूप से लेना आवश्यक होता है। विटामिन ए, डी, ई
और के, ये सब क्या है, ए डी ई और के ये सब वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी पानी में, जल में घुलनशील होते हैं। आगे 33वां प्रश्न है, नीचे दो कथन है, अभिकथन ए और आर। अभिकथन ए कह रहा है कि उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनॉक्सीकृत रक्त के मिलने को सह कहते हैं। कारण कह रहा है कि उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कथन और कारण को, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर आपका गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, देखिए उभयचरों में दो नहीं बल्कि 3 कक्षीय हृदय होता है और यह संरचना ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त के आंशिक मिश्रण की अनुमति देती है। इसलिए अभिकथन तो सत्य है लेकिन कारण जो है वो आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम को इसकी संरचना और कार्य के कारण छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। यह संतुलन, मुद्रा और गति नियंत्रण का समन्वय करता है। यह सेरिब्रम के नीचे और ब्रेन स्टेम के पीछे स्थित होता है सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सेरिबेलम करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, नॉक नी सिंड्रोम डैश डैश के प्रदूषण के कारण होता है। तो नॉकनी जो सिंड्रोम होता है ये आपका फ्लोराइड्स, अत्यधिक फ्लोराइड का सेवन खासकर पीने के पानी के माध्यम से कंकाली फ्लोरोसिस का कारण बनता है, जिससे कि घुटने टेकने जैसी समस्याएं होती हैं और इस स्थिति के परिणाम स्वरूप खास करके बच्चों में हड्डियों में विकृति आ जाती है, यानी कि हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे फ्लोराइड्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, रक्त एक प्रकार का क्या होता है। रक्त एक प्रकार का क्या होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त को एक तरल संयोजी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जो है पोषक तत्वों जैसे कि गैसों और अपशिष्टों का परिवहन करके शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। इसमें प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स और लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स जैसे कोशिकीय घटक होते हैं ब्लड में, यानी कि रक्त में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल मिला लिए गए थे। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक का विलय हड़प नीति के तहत नहीं हुआ था। सतारा, झांसी, नागपुर, इसका विलय इसलिए हुआ क्योंकि उनके शासकों की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई थी और इस विवादास्पद नीति के कारण व्यापक आक्रोश फैला था। नागपुर, झांसी और सतारा के जो शासक मर गए थे उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए जो है लॉर्ड डलहौजी के व्यापक नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था, जबकि कर्नाटक को इसमें हड़प नीति के तहत मिला इसका नहीं हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 38वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तो ये थे आपके लॉर्ड डफरीन। 1885 में, कब, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब लॉर्ड डफरीन वहाँ के भारत के वायसराय थे और उन्होंने शुरू में कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन बाद में ब्रिटिश प्रशासन को उसकी राजनीतिक गतिविधियों से दूर कर दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी लॉर्ड डफरीन राइट आंसर हो जाएंगे। आगे 39वां प्रश्न है कि बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किया गया था आपका लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में बंबई में आपका अखिल भारतीय AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था लाला लाजपत राय,
और यह भारतीय श्रमिक आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुआ और संगठित ट्रेड यूनियन वाद के उदय का कारण बना। तो ऑप्शन में बी आपका लाजपत राय सही हो जाएंगे। अगला, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना किसने की थी? सभी लोगों को मालूम है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। हालांकि मदन मोहन मालवीय सभी लोग लगाए हैं आंसर, लेकिन क्यों नहीं होगा, देखिए एनी बेसेंट ने सबसे पहले, एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में यह मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पे आपका एनी बेसेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 41वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका हुआ था 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? WC बैनर्जी इन्होंने अध्यक्षता किया था और इसमें टोटल 72 जो है वो पार्टिसिपेंट यानी कि 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला 42वां प्रश्न है, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था आपका 2007 में। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी, जिसको कि हम बोलते हैं UPSOCA, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और यह जैविक उत्पादों को प्रमाणित करती है, राज्य में जैविक खेती की पहल का समर्थन करती है ये संस्था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 2007 करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो नकदी फसल की बात अगर करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, गन्ना जो है वो पैसा तुरंत देता है, मतलब पैसा मिल जाता है। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। यह राज्य भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और यहाँ बड़ी संख्या में चीनी मिलें भी हैं उत्तर प्रदेश में। अगला, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? कायाकल्प जो योजना है ये आपका प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और स्वच्छता को उन्नत करने के लिए शुरू की गई एक योजना है और इसमें स्वच्छ शौचालय, पेयजल, फर्नीचर और स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 45वां प्रश्न है, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक जो था वो कौन था? उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश 2023-24 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष स्थान पर बना था। प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल और गन्ना जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुए थे और इसके उपजाऊ जो है वो गंगा के मैदान राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? किसान मित्र योजना शुरू किया गया था आपका 18 जून 2001। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नामित किसान मित्रों के माध्यम से किसानों को कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग और किसानों के बीच के दूरी को कम करना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 47वां प्रश्न है कि इस पैटर्न में जो आकृतियां दी गई हैं इस पर विचार करना है आपको, लुप्त संख्या बताना है। तो यहाँ पे आपका अगर लुप्त संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 10 जो है ये आपका लुप्त संख्या हो जाएगा। आगे 48वां प्रश्न है, 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिक्सल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो ये था आपका टोटल 45.9%। देखिए आरबीआई की जो राज्य वित्त बजट का अध्ययन और स्वतंत्र रिपोर्टों में उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 45.9% रखा गया था और यह सूचकांक जो है वो ऋण स्थिरता, राजस्व प्रदर्शन और व्यय गुणवत्ता पर विचार करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है?
तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेंगुएला धारा। वेंगुएला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के साथ बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है? तो यहाँ पे आपका 50 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड में सर्वाधिक शहरी विकास निम्नलिखित कारणों से हुआ है, जैसे कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी कस्बों में पुनः वर्गीकरण और छोटे शहरी समूहों की ओर तेजी से पलायन। विकास दर जो है नागालैंड में 67.1% रहा है 2001 से 2011 के बीच, यानी कि मात्र 10 साल में बहुत तेजी से नागालैंड जो है वो आपका बढ़ा है शहरी जनसंख्या के रूप में। आगे 51, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर के सिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका सतलुज, ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी। देखिए, भगवान ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र प्रमुख मंदिर पुष्कर जो कहाँ है? पुष्कर मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में। तो भगवान ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र प्रमुख मंदिर जो है पुष्कर, वो आपका अजमेर जिले में राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे 52 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 51 नंबर के प्रश्न का अगर व्याख्या आप सुनना चाहते हैं तो बता देता हूँ। यहाँ आपका सतलुज नदी राइट आंसर क्यों होगा? देखिए, सतलुज जो नदी है वो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करता है। बाकी जो अन्य नदियाँ हैं वो भारत या अन्य जगह से निकलती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सतलुज इसीलिए आपका राइट आंसर हुआ है। आगे पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में है जो कि अजमेर जिले में है। 53, कुछ प्रश्नों का व्याख्या, जैसे कि देखिए जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। बाकी जो क्वेश्चन है उसकी व्याख्या मैं करते चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे प्रश्न का व्याख्यात्मक तरीके से उत्तर बताया जाए, एक्सप्लेन करके बताया जाए। चलिए 53 नंबर पहला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर के प्रश्न में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? सबसे पहले कौन सा आएगा? महाराष्ट्र 9.4%, उसके बाद आपका राजस्थान 13.5%, उसके बाद आपका मेघालय 86.1%, मध्य प्रदेश 9.4%। नहीं, मध्य प्रदेश जो है आपका ये 21.1%। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा सबसे पहले कौन सा आएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका राजस्थान, महाराष्ट्र राजस्थान, उसके बाद से आपका मध्य प्रदेश और उसके बाद सबसे लास्ट में मेघालय। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 54 नंबर पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शहर जो थे वो आपके कहाँ थे? गोवा में। गोवा की शहरी जनसंख्या लगभग 62.17% जनसंख्या शहर में निवास करती है, जो कि भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर में सबसे अधिक है। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में 48.4% जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका 45.2% लोग जो है वो आपका शहर में रहते हैं। उसके बाद आता है आपका गुजरात, गुजरात में आपका 42.6% लोग शहर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा शहर में लोग रहते हैं गोवा में। चलिए आगे 55, सूची 1 को सूची 2 से मूल्यांकन करना है।
तो यहाँ 55 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मिलान जो है आपका बिल्कुल सही हुआ है। कुषाण जो है वो आपका, कुषाण देवपुत्र जो है वो आपका भगवान का पुत्र जिसको देवपुत्र बोलते हैं, तो कुषाण जो है ए का आपका पहला सही हो जाएगा। बी का तीसरा हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय ये आपका दक्षिणा पथेश्वर में था, यानी कि लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, उत्तर का लॉर्ड ऑफ साउथ, दक्षिण पथेश्वर। हर्षवर्धन जो है ये आपका सी का दूसरा हो जाएगा सकलोत्तर पथनाथ, और समुद्रगुप्त जो है क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त कविराज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी तालुकदारी प्रणाली बम्बई, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, अर्थात यही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? देखिए तालुकदारी व्यवस्था बम्बई में नहीं थी, बल्कि यह मुख्यतः कहाँ थी, अवध और मध्य भारत में थी। कहाँ थी? अवध और मध्य भारत में यह व्यवस्था थी तालुकदारी प्रणाली, बम्बई में नहीं था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो आपकी मुंबई में थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कहाँ थी, आपका मद्रास में थी। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में, महालवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिमी प्रांत में, लेकिन तालुकदारी प्रणाली जो है आपका मुंबई में नहीं बल्कि अवध मध्य भारत में था। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। आगे 57 नंबर पर निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था। तो यहाँ आपका ये किसके लिए बात कहा गया है, किसके प्रशस्ति पत्र में कहा गया है, तो ये कहा गया है भोज के बारे में। उदयपुर प्रशस्ति एक शिलालेख में राजा भोज की अन्य लोगों की क्षमताओं से परे उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की गई है। राजा भोज जो थे वो मालवा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मालवा के परमार शासक थे। मालवा के परमार शासक थे राजा भोज, जो संस्कृति, साहित्य और अन्य सैन्य के लिए प्रसिद्ध थे। राजा भोज ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 58 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनो से आनंद का भोग करे। यह बातें कही गई थी अशोक के द्वारा। यह अशोक के धम्म शिलालेखों में लिखा गया है, जो यह कहता है नैतिक व्यवहार, अहिंसा, सहनशीलता। उनके शिलालेख शांति, कल्याण और नैतिक शासन पर जोर देते हैं। ये बातें जो है वो अशोक ने कहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 59, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लुप्त संख्या मैं बता दे रहा हूँ, बाकी हल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लुप्त संख्या जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76। आगे 60वां प्रश्न है कि एक कूट भाषा में TOBISOHAR का अर्थ है टोबैको इज हार्मफुल। तो इस तरीके से कोड भाषा में जो लिखा गया है ना, यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी HAB। यहाँ अगर देखेंगे अबोहर यानी कि हानिकारक आदतों से बचें। यहाँ आपका HAB का मतलब क्या है? हैबिट को यहाँ दिया गया एक कोड है। हैबिट यानी कि हब यानी कि हैबिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 61 कह रहा है कि बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से 4वें स्थान पर बी बैठा है। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया था रीजनिंग का, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12वां। अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा इसको व्याख्या करना चाहें तो ए जो है बता रहा था, ए बाएं से 7वें नंबर पे, ए बाएं से 7वें स्थान पर था। बी के साथ अदला बदली करने के बाद ए बाएं से जो है वो आपका 15वें स्थान पे आ जाता है। बी की जो मूल स्थिति है, बी की जो मूल स्थिति है वो आपका बाएं से क्या है? बाएं से 15वां है बी की मूल स्थिति। कुल लड़के कितने थे? 15 प्लस
4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 18, 15 3 18। अब बी का दाएं से जो नया स्थान होगा, बी का दाएं से जो नया स्थान होगा वो क्या होगा 18 माइनस 6 बराबर 12। तो ये आपका ऑप्शन बी 12 करेक्ट हो जाएगा। आगे 62 नंबर पे अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत सिंपल था, लगाएंगे सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 63 नंबर पे अगला प्रश्न है कि एक थैले में 5 रुपया 2 रुपया तथा 1 रुपये का सिक्का है, 3 समझे 4 समझे 5 के अनुपात में है। तो यहाँ सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है। थैले में 5 रुपये कितने सिक्के होंगे दोस्तों? अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 225 सिक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला 64 नंबर पे अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, सिरका जो है वो आपका एसिटिक अम्ल का है। बी का इमली जो है ये आपका टार्टरिक अम्ल है। सी का हो जाएगा दूध जो है, दूध से खट्टा दूध दही जो है ये आपका लैक्टिक अम्ल। और बिच्छू बूटी का डंग जो है वो मेथेनाइक एसिड अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 65 नंबर पे अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो ये एक बिना मिट्टी के पौधा उगाना। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पोषक तत्वों से भरपूर पानी का उपयोग करके पौधे उगाने की एक विधि होती है। जड़ों को रॉक वूल, जड़ों को जो है वो आपका रॉक वूल या एक तरीके से कहें तो परलाइट जैसी सामग्रियों से सहारा मिलता है। तो बिना मिट्टी के पौधा उगाया जाता है, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66 66। दो कथन है, एक कारण है और एक उसका कथन है। कथन करें कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कारण जो दिया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही मांड यानी कि स्टार्च में बदल जाती है। तो 66 नंबर के प्रश्न में अगर देखेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण सही है। अभिकथन ए गलत है लेकिन उसका कारण जो है आपका सही है। कैसे? देखिए अभिकथन सही है, हाँ अभिकथन सही है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है वह आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। कारण सही है, ग्लूकोज वह उत्पाद है, ग्लूकोज वह उत्पाद है जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो कारण जो है अभिकथन की व्याख्या करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए अभिकथन जो है हाँ अभिकथन गलत है लेकिन कारण आपका सही हो जाएगा आर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सत्य है। आगे 67 है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इसी दिन कलकत्ता में राष्ट्रवादियों द्वारा रक्षाबंधन और एकता दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पे जो है उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और गांधी जी ने सीतारमैया का समर्थन किया था और उनकी हार को पार्टी में गांधी जी के प्रभाव पर एक आघात के रूप में देखा गया था। सुभाष चंद्र बोस की जीत ने कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेदों को उजागर कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पट्टाभी सीतारमैया राइट आंसर होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो आजाद हिंद को मान्यता नहीं दिया था वो कौन थे? इंडोनेशिया।
1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित आजाद हिंद सरकार को धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता दी गई थी। मान्यता देने वाले देशों में जर्मनी, इटली, जापान, फिलीपींस ये सभी राज्य शामिल थे। इंडोनेशिया जो एक राज्य इंडोनेशिया एक ऐसा देश था जो कि आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दिया था, क्योंकि यह अभी भी डच और बाद में जापानी नियंत्रण में था इंडोनेशिया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही मिलान बिल्कुल हुआ है। जाट जो विद्रोह हुए थे वो आपके 1669 में हुए थे। विद्रोह से जो लड़ा बुंदेला जो विद्रोह हुआ था, बुंदेला विद्रोह ये आपका 1554 में। सतनामी विद्रोह जो हुआ था, सतनामी विद्रोह ये आपका 1672 में हुआ था। सिख विद्रोह 1675 में। तो ये आपका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 में पहला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है ये आपका 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। यह जो है एक डोमिनियन स्थिति से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव था। ऑप्शन नंबर बी आपका लाहौर अधिवेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 72 72, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो भैया उत्पादन की दृष्टि से केला जो है, भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख केला उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। और यह भारत के कुल फल उत्पादन में 30% भागीदारी अकेले केला देता है। तो ऑप्शन में डी आपका केला करेक्ट हो जाएगा। आगे किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो किसान कॉल सेंटर की शुरुआत जो है वो आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। और इसका टोल फ्री नंबर क्या था? टोल फ्री नंबर था इसका 1800 180 1551। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे 74 नंबर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? नकदी फसलों से संबंधित कौन सा है? सी हो जाएगा 1, 3 और 4। नकदी फसलें उपभोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए उगाई जाती हैं, जैसे कि आलू, गन्ना और कपास। ये जो क्या है ये आपके नगदी फसलों के लिए उगाई जाती है, नगद पैसा मिल जाता है। आगे 75 फसल और उनके रोग। तो यहाँ फसल और उनके रोगों की अगर बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर आपके ए करेक्ट होगा। धान जो है, धान पे ब्राउन लीफ स्पॉट यानी कि भूरे पत्तों का धब्बा होता है, ब्राउन लीफ स्पॉट। गेहूं में काला रतुआ, एक तरीके से गेहूं में काली गेरुई जिसको बोलते हैं। गन्ना में कौन सा रोग होता है? गन्ना में लाल सड़न होती है। और अरहर में उखटा रोग होता है। तो ऑप्शन में आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 76, निम्नलिखित युग्मों वसा तेल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ अगर बात करेंगे इसके बारे में तो सही सुमेलित जो नहीं हुआ है वो हुआ है आपका सरसों का तेल स्नेहक।
सरसों के तेल का उपयोग खाना बनाने और मालिश के लिए किया जाता है, लेकिन औद्योगिक स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। वनस्पति खनिज तेल जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? खनिज तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और एक स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ सरसों का तेल स्नेहक नहीं बल्कि खनिज तेल होता है। ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया जो है ये आपका सांद्र HCl और सांद्र HNO3। एक्वा रेजिया जो है वो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के यानी कि HNO3 के अत्यधिक संक्षारक मिश्रण होते हैं और इसका उपयोग सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 78 नंबर पहला प्रश्न है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण का प्रकार कैसा होता है? तो कार की हेडलाइट में जो दर्पण यानी कि शीशे का जो प्रयोग होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हेडलाइट्स में, क्योंकि वे प्रकाश को समानांतर किरणों में केंद्रित करते हैं, जिससे कि दृश्यता यानी कि विजन जो विजिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और वे अन्य फोकस पर रखे बल्ब से आने वाली प्रकाश किरणों को भी एक तरीके से अभिसारित कर देते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 79 निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो दीप्त पिंड जो नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। दोस्तों, चमकदार वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि सूर्य, ज्वाला, बिजली का लैंप। लेकिन सूर्य, बिजली का लैंप और मोमबत्ती की ज्वाला, लेकिन चंद्रमा जो है वो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए यह जो है वो आपका अप्रकाशित है। और यहाँ मोमबत्ती की लौ, विद्युत लैंप, सूर्य, ये सब क्या है? अपने आप में खुद प्रकाशमान है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 80 नंबर पर अगला प्रश्न है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आपका एक पारसेक। एक पारसेक को उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे कि एक खगोलीय इकाई आर्क सेकंड का कोण बनाती है। यह खगोल विज्ञान में प्रयुक्त दूरी की एक इकाई है। और एक पारसेक में कितना दूरी होता है? एक पारसेक में होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। 26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। तो ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला 81 नंबर पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। यहाँ पे 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। यह जो है आपका फिजिक्स में नैनो प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त एक मानक मीट्रिक रूपांतरण होता है। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पे, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। देखिए, कथन 1 सही है क्योंकि महाराजा ने सतलुज से आगे के प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए थे। और कथन 2 इसलिए सही है कि सिख शासक ने सतलुज और ब्यास के बीच के किलों पर नियंत्रण छोड़ दिया था। कथन 3 इसलिए गलत है क्योंकि संधि ने ब्रिटिश सेना की आवाजाही की अनुमति दी, न कि उसे प्रतिबंधित किया। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला 83 नंबर प्रश्न है 83, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ आपका अगर मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही मिलान है। ए का तीसरा इक्ता जो है ये आपका भू राजस्व, महारौसा जो है ये आपका संरक्षित नगर, खालिसा जो है ये आपका राज्य प्रशासन के अधीन जो भूमि है, और सिख जो है ये आपका एक
भाग है। ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 84 84 नंबर पे अगला प्रश्न है, शहरी ऊष्माद्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? तो यहाँ आपका 84 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। देखिए, शहरी ऊष्माद्वीप मानवीय गतिविधियों, कंक्रीट संरचनाओं और कम होती वनस्पति के कारण उत्पन्न होता है। शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं और बनाए रखते हैं। इससे स्थानीय जलवायु गर्म हो जाती है, विशेष करके रात में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 85 नंबर अगला प्रश्न है कि जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन यानी कल्चर है। जैव उर्वरकों में जीवित सूक्ष्म जीव जैसे कि आपके राइजोबियम हैं, एजेटोबैक्टर होते हैं, वे सभी जो है आपके क्या है, ये सूक्ष्म जीवों का संवर्धक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? कहाँ है? केरल में। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केरल का जो लिंगानुपात है वो आपका 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं, 1001 महिलाएं। इस जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात जो है वो आपका 1000 से अधिक है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसने स्वास्थ्य और साक्षरता में लगातार बेहतर लिंग संकेतक दर्ज किए हैं। बाकी सभी राज्यों में जो है वो पुरुषों और महिलाओं की संख्याएं जो है वो कम है, मतलब पुरुषों पे महिलाओं की संख्याएं कम है, लेकिन केरल ही एकमात्र राज्य है जहां पे पुरुषों की संख्या से ज्यादा महिलाएं की संख्या है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 87 उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी 29 दिसंबर 1998 को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति का उद्देश्य खनन गतिविधियों को विनियमित करना और सतत इसका निष्कर्षण को बढ़ावा देना था, जो कि 29 दिसंबर 1998 को इसका आधिकारिक घोषणा किया गया था। बाद की नीतियों में इसी ढांचे का अनुसरण भी किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है आपका कोषवाणी। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों, व्यय और बजट आवंटन को ट्रैक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल है। NIC द्वारा विकसित है। ये किसके द्वारा है? NIC के द्वारा विकसित यह प्रणाली सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी कोषवाणी करेक्ट होगा। आगे, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉपुलेशन बम जो है ये आपका पॉल आर एलिच ने ये पुस्तक लिखा था 1968 में, द पॉपुलेशन बम। और इस पुस्तक में अति जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर भूखमरी और पर्यावरणीय क्षरण की चेतावनी दी गई थी। आगे, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों आपके हैं आपके नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान NIAP जो है नई दिल्ली में स्थित है, और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन कार्य करता है। यह भारत में कृषि नीति अनुसंधान और आर्थिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, नई दिल्ली में है। आगे 91 नंबर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें सही कालक्रम में बताइए। तो घटनाओं के कालक्रम में अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही बैठेगा। सबसे पहले आपका क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद। उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में, और सबसे लास्ट में आपका माउंटबेटन योजना 1947 में। तो ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 92
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ कथनों पर अगर विचार करेंगे तो 92 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी केवल एक। देखिए, बदरुद्दीन तैयब 1887 में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह कथन आपका गलत है। ये कथन आपका जो है सही ये है कि बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष से बिल्कुल सही है। ये आपका ये गलत है कि एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये आपका कथन गलत है। तो यहाँ पे केवल एक जो है आपका सही हो जाएगा। 93 आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2। देखिए, यहाँ पे आजीवक जो है वह मूलतः वनवासी नहीं थे, वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। मौर्य काल में विशेषकर बिंदुसार के शासनकाल में आजीवक संप्रदाय का प्रभुत्व था और आजीवक जो है वो आपका नियतिवाद है, यानी कि नियति में विश्वास करते थे और बौद्धों और जैनियों के प्रतिद्वंदी भी थे। इसलिए आपका ऑप्शन में केवल 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 94 नंबर अगला प्रश्न है 94। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका आएगा 120। आगे 95 किसी कूट भाषा में मिस्टेक को 97 65 412 लिखा जाता है, तो नेक्ड को 84 123 लिखा जाता है। तो इंटीमेट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? तो इंटीमेट को जो लिखा जाएगा, यहाँ पे अंकों का हेर फेर है, तो इसमें जो है आपको इसको लिखेंगे 78 57 94 52। इसको आप अंकों से इसे काउंटिंग करेंगे। m को हम 9 से है, i 7 लिखा है, s 6 पे है, तो ऐसे मिलान करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आगे 96 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द युग्म कौन से हैं? तपेदिक अगर फेफड़े से होता है तो टाइफाइड कहाँ होता है? तो टाइफाइड जो है ये कहाँ होता है? आंत में। क्षय रोग मुख्यतः तपेदिक क्षय रोग जो है मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है वो आपका साल्मोनेला यानी कि टाइफाई के कारण होता है, जो कि आंतों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका आंत यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 97 निम्नलिखित आकृति में कौन सी एक आकृति से भिन्न है? तो यहाँ ये जो आकृति है वो बाकी से भिन्न है। 98 वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का था। देखिए, कैलेंडर वर्ष 28 वर्षों के चक्र को दोहराता है। 28 वर्षों के चक्र में दोहराए जाते हैं कैलेंडर। लीप वर्ष सुधार के साथ 2036 एक लीप वर्ष है। 2036 क्या है? एक लीप वर्ष है। और उसी कैलेंडर के साथ पिछला लीप वर्ष जो था वो आपका कब था? 2008 में था। और लीप वर्ष कैलेंडर हर 28 साल में दोहराए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 99 में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो नहीं है वो आपका कौन सा है? जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जोजिला जो दर्रा है ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये जोजिला दर्रा। बाकी आपके जो देखा जाए, सिनला उत्तराखंड सही है, नाथुला सिक्किम में, सिपली का हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। लेकिन जोजिला जो है ये आपका लद्दाख में जोड़ता है, न कि अरुणाचल प्रदेश को। तो ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। 100 नंबर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? येला माला जो है ये आपका कार्डामम पहाड़ियाँ। येला माला केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित एक इलायची पहाड़ियों का क्षेत्रीय नाम है। ये पहाड़ियाँ मसालों की खेती, खास करके इलायची और काली मिर्च के लिए जानी जाती है। अन्नामलाई, गारो और सेवराय ये सब क्या हैं? अलग अलग पहाड़ियाँ, अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आगे 101 निम्नलिखित युग्मों
वृक्ष और क्षेत्रों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही सम्मिलित नहीं हुआ है देवदार नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए इसमें देखिए साल जो है साल को भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर भागों जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में सही रूप से जोड़ा गया है। सागौन जो है सागौन भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी और मध्य भागों विशेष करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मूल निवासी है सागौन। देवदार एक क्या है? देवदार एक हिमालयी शंकुधारी वृक्ष है जो कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है, न कि नीलगिरी की पहाड़ियों में। बाकी सुंदरी सुंदरवन डेल्टा ये आपका सुंदरी सुंदरवन डेल्टा का प्रमुख मैंग्रोव वृक्ष है। देवदार नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है देवदार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे 102 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो यह आपका नार्वेस्टर्स जिसे स्थानीय रूप से काल बैसाखी कहा जाता है, मानसून पूर्व महीनों के दौरान बंगाल और असम में आने वाला एक आम प्रचंड तूफान है और वे चाय और चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण वर्षा लाते हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 103 कह रहा है 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम रही है? तो ये रहा है आपका किसका? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.85% थी, जो 2011 में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक थी। चंडीगढ़ जो है वो आपका 86.4% के साथ दूसरे स्थान पर था। अंडमान एवं निकोबार समूह साक्षरता दर में 86.6% थी, जबकि दमन एवं द्वीप साक्षरता दर में इससे कम थी। तो ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे लक्षद्वीप करेक्ट हो जाएगा। आगे 104 वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं यूरीथर्मल। यूरीथर्मल जीव तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 105 उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड में लगातार सूखा, अनियमित वर्षा और जल की कमी की समस्या रहती है, जिससे कृषि बुरी तरह प्रभावित होती है। वर्षा और सिंचाई के मामले में अन्य जो क्षेत्र हैं इससे बेहतर है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 106 ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये ऊर्जा का 10% जो नियम है ये लिंडेमैन, रेमंड लिंडेमैन इनका पूरा नाम था। इन्होंने 10% का नियम प्रस्ताव दिया था, जिसमें केवल 10% ऊर्जा का एक ट्रॉफिक स्तर से अगले तक स्थानांतरित होती है। 107 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? तो ये है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक स्थल रुद्ध प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसका समुद्र की ओर एक जटिल द्वार है। ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? जलीय चक्र को नियंत्रित करता है आपका वन। वन जो है वाष्पोत्सर्जन, वर्षा जल, वर्षा और भूजल, इन सबका पुनर्भरण की नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 109 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आपका पुदुचेरी में घनत्व सबसे अधिक था। 2011 में 2598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 110 प्राणा पोर्टल का क्या उपयोग है? प्राणा पोर्टल का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी। प्राणा जो है आपका गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए पोर्टल को 2021 में लॉन्च किया गया था और यह जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए NCAP के अंतर्गत प्रगति पर नजर रखता है। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 111, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बिहार। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश यद्यपि अधिक जनसंख्या वाला है, क्षेत्रफल में बड़ा है, इसलिए इसका घनत्व तो कम है। मध्य प्रदेश और पंजाब जनसंख्या और घनत्व दोनों में काफ़ी कम है, तो यहाँ पे आपका बिहार करेक्ट हो जाएगा। आगे 112, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उत्पादकता सॉफ्टवेयर सूट है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि लाइनक्स, विंडोज और यूनिक्स ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। 113, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया था? तो ये काम किया था उन्होंने राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम एक शक्तिशाली चोल शासक था जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिणी भारत और श्रीलंका तक किया था। उन्होंने चेरों और पांड्यों को पराजित किया और चोल नौसैनिक वर्चस्व स्थापित किया। राजेंद्र प्रथम उनके उत्तराधिकारी थे और उन्होंने विदेशी विजय अभियान का भी आगे बढ़ाया था। राजराज प्रथम करेक्ट हो जाएंगे। आगे एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस डैश बिट्स का होता है। तो ये कितने का होता है? एक मैक जो होता है ये आपका 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस एक विशिष्ट पहचानकर्ता होता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सौंपा जाता है। यह 48 बिट लंबा होता है जिसे आमतौर पर हम 12 अंकीय हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित करते हैं। इसका उपयोग जो है वो लैन के लिए किया जाता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है। लैन के भीतर जो उपकरणों की पहचान होती है उसके लिए किया जाता है मैक का प्रयोग। आगे 115, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था किस साल में? अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध 1576 ईस्वी में। सबको पता है हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर के अधीन मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यद्यपि तकनीकी रूप से यह अनिश्चित है, फिर भी इसे राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 116, निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिन की उपाधियां धारण की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इस्लामी वैधता स्थापित करने के लिए यामीन उल खिलाफत यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ नासिर ए अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। उन्होंने औपचारिक खलीफा मान्यता की मांग नहीं की बल्कि अधिकार जताने के लिए उपाधियों का प्रयोग किया। बलबन ने जिल ए इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि का प्रयोग किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 117, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है और यह एक उच्च स्तरीय माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे कि आपने i3, i7, i5 देखा होगा। यह आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में प्रयोग होता है। 118, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अमरावती का भव्य स्तूप जो है सातवाहन राजवंश अमरावती स्तूप जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण सातवाहन शासन के दौरान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में किया गया था और यह आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है। अमरावती बौद्ध स्मारक है। गुप्त और मौर्य राजवंश अमरावती में नहीं बल्कि उत्तरी भारत में प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे सातवाहन राजवंश करेक्ट हो जाएगा।
119 निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया गया था आपका केसी वियर। केसी वियर ने संविधान में प्रबल केंद्रीकरण प्रवृत्तियों के कारण भारत को अर्ध संघीय प्रणाली वाला बताया था। यद्यपि स्वरूप संघीय है, फिर भी केंद्र के पास कई क्षेत्रों में अधिभावी शक्तियां भी हैं। B.R. अम्बेडकर ने भी भारत को एक मजबूत केंद्र वाले संघ के रूप में स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 120 भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है, कौन करता है? तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का जो विभाजन होता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग जो है वो कर वितरण के लिए फार्मूला की सिफारिश करता है और इसकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे 121 निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो ये जो नहीं होता है वो होता है आपका राज्यों के राज्यपाल। नीति आयोग की जो शासी परिषद में शामिल होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ये शासी परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, शासकीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 122 निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वैधानिक संस्था की बात करेंगे तो आपका योजना आयोग एक वैधानिक निकाय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग और योजना आयोग असंवैधानिक और गैर संवैधानिक है। श्रम आयोग अपने आप में एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो वैधानिक संस्था जो है ये आपका योजना आयोग है। आगे 123 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिसको हम MOSPI कहते हैं, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 124 निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे पहले जो है वो कौन थे? सी राजागोपालचारी। 1954 में प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता थे सी राजगोपालचारी, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे 125 निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक एकल खिड़की ऑनलाइन पोर्टल है जो कि व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से यह निवेशकों के लिए अनुमोदन, मंजूरी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह अधिक औद्योगिक निवेश आकर्षित करने की उत्तर प्रदेश की एक रणनीति का हिस्सा भी है निवेश मित्र। आगे 126 अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? तीसरी जिल्द का जो नाम था वह था आईने अकबरी। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित था। तीसरे खंड का नाम था आईने अकबरी। इसमें जो है अकबर के साम्राज्य की विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व, सैन्य, संस्कृति और कानून पर जानकारी दी गई है आईने अकबरी में अबुल फजल के द्वारा। 127 भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो महाराष्ट्र की है। भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वह लगातार सबसे अधिक रहा है। योगदान देने वाले क्षेत्रों में मुंबई विनिर्माण सेवाएं सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद जो है वो आपका तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। 128 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो ये चुना था उन्होंने गुरु अंगद को। गुरु अंगद देव को गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। वे दूसरे सिख गुरु बने और उन्होंने गुरुमुखी लिपि को बढ़ावा दिया।
गुरु अर्जुन और गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य लोग बाद में गुरु बने थे। तो गुरु अंगद जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 129, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये था आपका 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और आईएमएफ आरक्षित स्थित सभी को शामिल किया गया था। आगे 130, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा जो स्तूप है वो केसरिया स्तूप है। बिहार में स्थित है ये केसरिया स्तूप और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप है। इसकी ऊंचाई जो है आपका 104 फीट है इसकी ऊंचाई। और इसका इतिहास मौर्य काल से जुड़ा हुआ है जो कि राजा अशोक से जुड़ा है। और यह स्तूप सांची, भरहूत या धामेक जो स्तूप है इन सब में सबसे बड़ा जो है केसरिया स्तूप है। आगे 131, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित हुआ है आपका इटावा पायलट अल्बर्ट मेयर। इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर। इटावा पायलट परियोजना जो है वो आपका 1948 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसमें कि अमेरिका के समाज वैज्ञानिक अल्बर्ट मेयर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला 132, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फलों को शीघ्र पकाने के लिए इथ्रेल जो है एक एथेफॉन है, एक पादप वृद्धि नियामक है जो कि एथिलीन गैस छोड़ता है जो फलों के पकने की गति को तेज करता है। ऑप्शन में आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 133, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ 16वें वित्त आयोग के बारे में अगर बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी आपका केवल 2 जो है वो आपका करेक्ट होगा। कथन 1 गलत किस लिए है? कथन 1 गलत इसलिए होगा क्योंकि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था, न कि 24 को। 2023 को हुआ था, 2024 को नहीं हुआ था, इसलिए गलत है। दूसरा सही किस लिए है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा। 134, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA किस साल पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1914 में। 1914 में जो है ये विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम 1914 में भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले हानिकारक कीटों एवं कीड़ों के प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिए पारित किया गया था। यह सरकार को आयातित पौधों और बीजों का निरीक्षण और विनियमन करने का अधिकार देता है, DIPA। 135, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी कीट जो है आपका हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा जो है ये एक ग्राम फली छेदक होता है, एक प्रमुख कृषि कीट है ये, जो लाभदायक नहीं होता है। बाकी आपका देखा जाए तो बाम्बिकस मोरी ये रेशम उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला एक रेशम कीट है। लेसिफर लैका जो है ये आपका लाख उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है। और एपिस मेलिफेरा जो है ये आपका एक यूरोपीय मधुमक्खी है जिसका उपयोग शहद और परागकण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 136 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, शिमला सम्मेलन 1945 में और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 137, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहरा जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यह बातें कौन कहता है?
अनुच्छेद 16 का 2, अनुच्छेद 16 का 2 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। महाराष्ट्र में जो भी लगातार जो है हिंदी बोलने वालों पर अत्याचार हो रहा है, वो इसी अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है वहां पे महाराष्ट्र में। आगे 138 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। देखिए अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, न कि धर्म से। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार का वो है वो आपका 25 से 28 है, न कि अनुच्छेद 23-24। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ये दिया गया है आपका भाग 15 में, भाग 15 में, यानी कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में चुनावों और चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 140, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, सभी को पता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 1952 से 1956 तक जीवी मावलंकर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ से हिंदी का चालू हो रहा है क्वेश्चन 141 से। अग्रगामी का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, पश्चगामी, सभी को पता है। 142, निम्नलिखित विलोम शब्द युग में से एक सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिजु और सरल, ये आपका सही नहीं है। आगे 143, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म कौन से हैं। तो यहाँ विलोम की दृष्टि से देखा जाएगा तो उत्तेजन और प्रशमन, ये सही आपके विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म उत्तेजन और प्रशमन है। 144 जो है ब्रह्म, बाह्य और ग्राह्य के शब्द के विलोम का सही विकल्प क्या होगा, तो ये होगा आपका अभ्यंतर और त्याज्य। आगे 145, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो अशुद्ध कौन सा इसमें हो जाएगा, सदाचारी और दुर्व्यवहारी, ये आपका अशुद्ध है। 146, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म कौन से होंगे, ये हो जाएगा आपका अथ और श्री गणेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे 147, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। 148, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, विशिख जो है आपका वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। 149, कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है, तो अत्यंत जो है इसमें आपका प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण। आगे 150, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, तो ये आपका सब जो है आपका गुणवाचक विशेषण में नहीं आएगा। 151, प्राचीन निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची आपका शार्दूल जो है वो आपका नहीं होगा। 152, निम्नलिखित में से अग्नि के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा आपका अद्रि, ऑप्शन नंबर डी। 153, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ आपका रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, ये आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है। 154 कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है, तो गलत यहाँ पे आपका जो है वो आपका जीतने की इच्छा, जिजीविषा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही आपका युग्म गलत है। 155, जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, निष्प्रिय हो जाएगा, निष्प्रिय, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 156, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो वर्तनी की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका अंतर्ध्यान जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 157, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी कि कौन सा गलत है,
तो झूठ बोलने वाला, मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 158 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 158 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली। 159 अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो यहाँ आपका अधीन, पूज्य और ब्रह्म, ये तीनों आपके जो है वो आपके गलत हैं। नेक्स्ट आगे 160 चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। 161 तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा पर्यंक और फूल। 162 वह नौकर नहीं आया। वाक्य में विशेषण शब्द कौन है। तो वह जो है यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। आगे 163 अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राधूर्ण और पोथी, ऑप्शन नंबर ए। 164 अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका आमलक, ऑप्शन नंबर सी। 165 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे कंधा जो है, कंधा ये आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे 166 अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं उनका पितृवृत्ति सम्मान करता हूँ। 167 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है, गलत शब्द। ये हो जाएगा आपका अभ्यंतरिक, ऑप्शन नंबर डी। 168 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किसने यह कहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 169 169 अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पे अशुद्ध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही आपका गलत है। 170 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हुआ है आपका मेरे को यह रुचिकर नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 171 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये है आपका अत्युक्ति, ऑप्शन नंबर सी। 172 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये है आपका आधीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे 173 नैहर शब्द का तत्सम रूप क्या है, ज्ञाति गृह, ऑप्शन नंबर ए। 174 जहाँ किसी बात का डरा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका निरापद, ऑप्शन नंबर ए। 175 अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित करिए। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, स्वामी, स्वामी आपका तत्सम शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी। 176 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द जो नहीं होगा वो होगा आपका हाथ, जो है आपका तत्सम शब्द नहीं होगा। 177 निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है। तो तुरंत का जो है ये आपका हो जाएगा त्वरित, ऑप्शन नंबर डी। 178 तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है। तो तत्सम तद्भव का सही विकल्प हो जाएगा आपका वल्गा और बाग। 179 नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे अकेला जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। आगे 180 निम्नलिखित में से घोड़ा का प्रवाची नहीं है। तो घोड़ा का जो प्रवाची नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, शार्दुल, ऑप्शन नंबर सी। 181 निम्नलिखित में से कामदेव का प्रवाची कौन सा नहीं है। कामदेव का प्रवाची कौन सा नहीं होगा, माधव, ऑप्शन नंबर डी। आगे 182 अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द प्रवाची नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक, ऑप्शन नंबर डी। 183 अधोलिखित में से सिंह का प्रवाची कौन सा नहीं है। सिंह का जो प्रवाची नहीं होगा वो आपका मार, ऑप्शन नंबर बी। आगे 184 अधोलिखित में से नदी का प्रवाची कौन सा नहीं है। तो नदी का प्रवाची जो है आपका वेड़ी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 185 निम्नलिखित से ब्रह्मा का प्रवाची कौन सा नहीं है। तो विबुध जो है वो आपका ब्रह्मा का प्रवाची नहीं है। 186 हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है।
तो हरावल जो शब्द होता है ये होता है आपका सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, इसको हरावल कहते हैं। नेक्स्ट आगे अगला 187, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसको हम कहते हैं समदर्शी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे 188, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा मरने की इच्छा, इसको हम मुमुक्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 189, उत्तर और पूर्व दिशा की मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ईशान, ऑप्शन नंबर बी। 190, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान, ये आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 191, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ये हो जाएगा आपका वासक सज्जा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 192, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में शब्द है और सूची 2 में उसके विलोम है। तो यहाँ आपका 192 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका मिलान करेक्ट हो जाएगा। 193, निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 194, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से हो जाएगा आपका सूक्ष्म और स्थूल, ऑप्शन नंबर बी। 195 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको 95 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 में? ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट मिलान हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का व्यास का जो है वो क्या हो जाएगा? व्यास का समास हो जाएगा। कृत्रिम का हो जाएगा आपका प्राकृत और प्रेम का हो जाएगा घृणा। तो ए का डी 195 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 196, 196, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा उदय और उदित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 197, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो सिंदूरी जो शब्द है वो आपका प्रविशेषण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 198, 198, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। सूची 1 में आपका विशेष दिया गया है और सूची 2 में आपका विशेषण दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 198 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा वायु जो है वो आपका वायव्य हो जाएगा। बी का तीसरा हो जाएगा विवाद जो है आपका विवादी। सी का दूसरा हो जाएगा विकास का विकसित और विषाद का विस्फोट, ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। आगे 199, 199, निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है? तो विशेष शब्द जो है वो आपका घाव जो है यहाँ पे आपका विशेष शब्द हो जाएगा। 200 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करिए। विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? अधीत जो है ये आपका यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा। तो मेरे मित्रों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी SSS, उत्तर प्रदेश यूपीएससी का ARO का जो पेपर आप लोगों का हुआ है 27/7/2025 को, यानी कि 27 जुलाई यानी कि परसों के डेट में, उस परीक्षा में जो आपके सभी 200 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी 200 प्रश्नों का हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि उसका पूरा व्याख्यात्मक तरीके से हमने उसका जो है आंसर बताया है हल करते हुए। तो दोस्तों ये 200 प्रश्नों का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सॉल्यूशन दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को इससे फ़ायदा मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोस्तों ऑल हिट एग्जाम हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के पेपर सॉल्व करके हमारे इस चैनल पे आपको मिला है। तो आप लोग जरूर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए हमारे इस चैनल को देखें। बाकी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए इस वीडियो में दोस्तों।